सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। इमरान खान के नामजद करदा सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े का इबहाम तो अपनी जगह बरकरार है, मगर आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपनी रूलिंग के जरिए वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफ़ा दुरुस्त करार देकर नए वज़ीर आला का इंतखाब करवाया। तमाम तर खदशात के बरक्स PTI के तमाम अरकान ने वोट दिया और आज़ाद हैसियत होने के बावजूद किसी PTI मेंबर ने इनहराफ नहीं किया। सूबाई अपोजिशन की तरफ से भरपूर दावे किए जा रहे थे कि ये जो आज़ाद अरकान हैं PTI के, इनके साथ हम राब्ते में हैं, लेकिन हमने देखा कि वो किसी भी रुकन की वफादारी बदलने में कामयाब न हो सके। और आज अपने इंतखाब के बाद नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब भी किया। उन्होंने वही बातें की जो एक तरह से एक्सपेक्टेड थी और जिस मकसद के लिए उनको लाया गया है, यानी वफाक की अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो रियासती पॉलिसी है उसकी उन्होंने भरपूर मुखालिफत की। और ये भी कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए आज से ही वो इक़दामात उठाना शुरू कर देंगे। सख्त अल्फाज तो इस्तेमाल कर रहे हैं नाज़रीन, लेकिन ये इस तकरीर से तासुर मिल रहा है कि NFC के मामले तक तो वो ऑफ़र कर रहे हैं कि वो वफाक के साथ चलेंगे, लेकिन दीगर अहम अमूर यानी हमने भी जिक्र किया मौजूदा रियासती पॉलिसी सिक्योरिटी के हवाले से, उसकी वो भरपूर मुखालिफत करेंगे। सूबाई अपोजिशन ने इस इलेक्शन को गैर आइनी करार देते हुए इसे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, जबकि PTI ने भी अदालत से रुजू किया है और उन्होंने नौमुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए अदालत से रुजू किया है। इस पर आज इब्तदाई समाअत भी हो चुकी है। अब हम इसको डिस्कस इसी पैराए में करेंगे, ये आपको बताते हुए कि ये सारी सूरत हाल एक बहुत ट्रिकी है, क्योंकि ऐसे वक्त में हो रही है जब अफगान तालिबान भारत में बैठकर पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की, जिसका पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब भी दिया गया है। और अफवाज पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें फितनतुल खवारिज TTP जो कल अदम TTP है और उसके अलावा अफगान जो जंगजू हैं उन समेत 200 दहशतगर्दों के हवाले से को जहन्नुम वासिल किया है। और इसके अलावा भी जो वहाँ पर TTP का नेटवर्क है उसको शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। ये ऐसे वक्त में PTI का ये फैसला है, उनके नए CM आए हैं और उन्होंने ये तकरीर की है जो आपने सुना है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो नया इंतखाब है ये PTI के लिए और जो इनको टास्क दिया गया है नए नौमुंतखब CM को, ये सूबे के हालात और PTI को किस तरफ लेकर जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मुकाम साहब, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की सियासत के हवाले से अहम किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके वक्त के लिए। हमने देखा आज किसी PTI के आज़ाद रुकन ने, जिन पे कोई पार्टी पॉलिसी नहीं अप्लाई होती थी, उन्होंने इनहराफ नहीं किया पार्टी पॉलिसी से। तमाम 90 वोट भी सुहेल आफरीदी साहब ने हासिल किए और मुंतखब हो गए वो CM खैबर पख्तूनख्वा। आज की तारीख में इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनको तस्लीम करते हैं नए CM खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर, या आपके लिए गंडापुर साहब ये भी CM हैं? नहीं, मतलब है कि हमारी बाकायदा उनकी मेजॉरिटी है और उनके लीडर का उसकी जो भी चॉइस हो, नो डाउट, मगर हमारी रिजर्वेशन वही रही कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आना चाहिए था। और जब आपने गवर्नर को लिख दिया और फिर पहले तो हमें कहा गया, स्पीकर ने, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि फिर आप लोगों ने पार्टिसिपेट हुई इलेक्शन प्रोसेस में नॉमिनेशन काज के लिए, तो उसी टाइम स्पीकर साहब ने और सबने कहा कि सब कुछ हो चुका है और उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। फिर राहत को पता लग गया कि वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी और फिर उसने ऑब्जर्वेशन लगाकर उसको कि मंडे को फिर हम देखेंगे। तो उन्होंने जल्दी की क्या ज़रूरत थी, उसको इसका इंतज़ार कर लेना चाहिए जब उनकी मेजॉरिटी है और अक्सरियत है और उसका एक अपना तरीक़ाकार होता है। और जब एक CM रिज़ाइन देता है, एक्सेप्ट होता है, फिर वो डी नोटिफाई होता है, उसका कैबिनेट भी डिज़ाल्व हो जाता है। तो नया कैबिनेट डिज़ाल्व हुआ है, वो भी अपनी जगह इस तरह काम कर रहा है और न उसकी वो डी नोटिफाई हुआ है। तो उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन ज़रूर थे कि वही जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। अगर आपके साथ मेजॉरिटी है और
आपके साथ होनी चाहिए। तो फिर उसमें क्या, कौन सी डर की बात थी? 1 रोज पहले, 2 रोज पहले या बाद में क्या फर्क पड़ना? जिस प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के रोल के ऊपर बहुत उठाए जा रहे हैं, आइनी एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी, और जो दस्तखत पर उन्होंने एतराज़ किया उसको तो मज़हका खेज़ करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आइनी तौर पर भी बात की जाए तो आर्टिकल 138 आप जल्दबाजी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तो टाइम का पाबंद नहीं करता, इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। किन ग्राउंड्स के ऊपर अदालत लेकर जाएंगे इस मामले को? नहीं, मतलब ये नहीं है कि ये कोई तो एक लीगल इशू है और उनके वकला एक तरह तशरीह करेंगे और दूसरे वकला दूसरी तरह उसकी तशरीह करेंगे, मगर ये बात बिल्कुल वो आप जनाब थे। फिर अगर इसमें इतना और मजीद टाइम लगता, ये लेटर से पहले उन्होंने कर दिया कि शेड्यूल अनाउंस कर दिया, अगर इसकी वेट करा दे, उन्होंने पहले उसमें कहा था कि मंडे को मैं देखूंगा, तो मंडे तक इंतजार करने में क्या है? कौन सी जल्दबाजी थी उनके? तो वही वो जरा अभी तक भी चल रहे, उनकी रिजोल्यूशन तो हुई नहीं। तो हमारी इसी पर था कि इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? वो तो अपनी जगह एक बात, अगर उनकी मेजॉरिटी थी, इसको लाना था, दूसरे को लाना था, फिर भी ला सकते थे। और दूसरी बात, हमारी जो उन्होंने स्पीच की वो तो बाद में देखा जाएगा। और आज तकरीर की तो बीइंग फ्रॉम केपीके की आवाम के लिए बहुत मायूस कुन रहा। उसने एक लफ्ज़ ही इसी बारे नहीं कहा कि केपीके के क्या मसाइल है, क्या इश्यूज है, वह दहशतगर्दी की क्या पोजीशन है, वही दूसरे एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, और चीज़ों का क्या है। उसने उसका नाम ही नहीं लिया, अपना प्लान ही नहीं दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया कि हमारा क्या प्लान है। उसने सिर्फ ये कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो उसको अल्टरनेट देना चाहिए था कि आप पुलिस को, सीटीडी को इतना मजबूत बनाऊंगा, इस पर इतना इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, इतना ताकतवर बनाऊंगा कि फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं। उसने तकरीर एक जगह से शुरू की इमरान से और इमरान पर खत्म कर दी, और अपनी वही कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इसमें पीएचडी हूँ, वही एहतजाज में, प्रोटेस्ट में। अगर कोई सीन बन जाता है, पूरे सूबे को देखता है, तो फिर वही एहतजाज का अपना सियासत होता है। आपको सूबे को रन करना है, सबको साथ लेके जाना है, वही लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करना है, हल करना है। वो इस तरह एहतजाजों से हल नहीं होते। तो उसके वही अज़ाइम, ये हमारे बदकिस्मत सूबा है कि उसके वही अज़ाइम भी उसके पहले स्पीच में सामने आ गए कि वो सूबे को क्या देने वाला और क्या देंगे। उन्होंने वही बातें की अमीर मुकाम साहब जिसके लिए उनको लाया गया है, वही पॉलिसी उन्होंने बयान की, 3 मुतालिब या एतराज़ात के तौर पे सामने रखे। अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी, वफाक की पॉलिसी, अफ़गान शहरियों के इनखला और सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुखालफत की है उन्होंने। अगर ये हलफ उठा लेते हैं, बाकायदा तौर पर CM बन जाते हैं, तो क्या इन 3 मामलात के ऊपर वफाक इनके साथ इंगेज करेगा? ये तो अफसोस की बात है कि अगर उसके लीडर ने इन पर था, तो उसके लीडर के साथ भी उसने अपना कोई प्लान दिया ही नहीं। सफर करे तो केपीके के अवाम सफर करे और वही मर रहे, उनके जनाजे उठ रहे, और हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग और अफवाज पाकिस्तान के लोग वही मर रहे, उनके हम डेली देख रहे हैं। तो उनको इस तरह बचकाना बातें नहीं कर लेने चाहिए थे कि उसको ये कहना चाहिए, उसके साथ उसको दूसरा करना चाहिए, ताकि अगर उसका लीडर बोलता है तो गलत बोलता है, उसको नहीं कि अगर वो सच बोलता है, गलत बोलता है, जो भी कहता है हम उसके साथ रहे, उसको कहना चाहिए कि हम दूसरा अल्टरनेट कोई मुतबादिल देंगे, ये हमारे साथ हल है, ये हमारे साथ ऑप्शन है। तो उन्होंने उस पर एक लफ्ज ही नहीं बोला, एक बात ही नहीं की, सिर्फ ये बात की कि हम उसके साथ और कल से तारीख शुरू करेंगे और आज से शुरू करेंगे। तो ये तो चीफ मिनिस्टर अगर सूबे को रन करता है और आवाम की मैंडेट उसके साथ है, तो सिर्फ इसके लिए नहीं कि वही हल्ला बोल ले इस्लामाबाद पर और किसी की रिहाई, इसके लिए उस सूबे के आवाम की वेलफेयर के लिए उसको कोई बात कर लेनी चाहिए, जिससे सारे लोग बहुत मायूस हो गए। हम सारे से उसकी तकरीर से, वो तो एक दूसरा पहलू है उस पर जाना, एक लीगल इंस्पेक्टर क्या बनना नहीं बनना, अगर उनकी मेजॉरिटी है तो वो सब कुछ कर सकते, मगर ये बात कि उसकी स्पीच में हमें क्या नजर आई, उसका एजेंडा क्या है, उसको क्यों लगाया गया, कि नज़ाइम के लिए, क्या सूबे की बेहतरी के लिए लाया गया या सूबे की बदतरी के लिए लाया गया, तो ये एक सोचने की इशू है। तो आपको ये खदशा है कि वो कोई तहरीक चलाएंगे, वफाक पर हल्ला बोलेंगे? अल्लाह खैर करेगा। ये उन्होंने पहले भी हल्ले बोल दिया था, और साथ ये था, ये तो उसने कहा कि मैं चिट से नहीं आया, वो भी मुझे हंसी आई कि आप तो चिट से आए, पहले बुजदार कोई
बीवी के चिट से आया था और आलिया की चिट से, और आप बहन की चिट से आ गए, चिट से क्यों नहीं आए तो चिट से हो। तो मतलब है उसमें भी ये पेश था, जो पहले एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, आप सबने देखे, तो दोबारा भी इस तरह बात नहीं हो तो हम या फेडरल गवर्नमेंट की अपनी प्लान होगी और हुकूमत की रेट कायम करने के लिए, मगर उसके अज़ाम क्या हमारे KPK के आवाम से इस काम के लिए, इसके लिए है कि बस एहतजाज करे और जाओ निकले और उसको कुछ मिले ही नहीं। उनको रोजगार की बात कर लेनी चाहिए, उनको वही पंजाब से नकल करके कोई मेट्रो की बात कर लेनी चाहिए, लैपटॉप की बात करनी चाहिए, और वही सबसे बड़ी अमन पीस की बात कर लेनी चाहिए कि मैं किस तरह पीस लाऊंगा, मेरे क्या प्लान्स होंगे। ये बात नहीं कि मैं आप कोई काम करता है आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको बंद करूंगा और इन लोगों को इस तरह किसके रामो करम पर छोड़ूंगा, तो या क्या बनेगा। तो ये इस एंगल से बहुत मायूस कुन है खरीदा। वो तो खुलकर ये बात कह रहे हैं, उनकी बात सही था कि वो तमाम काम करना चाहते हैं जो गंडापुर साहब नहीं कर सके, और अपनी पार्टी के हाथों उन पर बड़ी तनकीद का भी उनको सामना रहा। वो आज जो उन्होंने तकरीर की है उस पर वो ये भी बात कर रहे हैं कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स ऑर्डिनेंस, इसको पहले कैबिनेट के इजलास में ख़त्म करेंगे, जिसके तहत सूबाई हुकूमत फ़ौज को तलब करती है। अब जो सिक्योरिटी के हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके इस बयान पर क्या रद्द अमल है वफाक का? नहीं, मतलब है कि ये जो बातें करते हैं ये तो एक पहले से ऐलान जंग का वही तस्वर किया जाएगा। ये उसको उसके रामो करम पर कोई नहीं छोड़ेंगे। KPK इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसको पाकिस्तान इस तरह नहीं छोड़ेगा कि इसके रामो करम पर कि वो सब कुछ सारे वही दहशतगर्दी भी और इस तरह हालात और इस तरह जंग, मगर उसकी तरफ से वो मैसेज ये बात नहीं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, मगर KPK इज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी बहुत अहमियत है। तो ये किसी को इस तरह नहीं छोड़ दिया जाएगा कि वही जो भी आप करे कुछ ही न करे, किसी को जवाब न दे दो, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, लोगों की नकलो अमल बिल्कुल खत्म हो जाए, उसकी हर चीज खत्म हो जाए। तो इस तरह बात, वो तो एक और बात है, मगर उसकी तरफ से ये तो एक ऐलान हो गया कि हम ये नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, और अपनी पॉलिसी, अगर आप अफगान पॉलिसी की बात करते वो तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो एक सूबे का सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह अगर आप बात करते हैं तो फिर तो पंजाब वाले कहेंगे कि हम इंडिया के साथ खुद बात करना चाहते हैं, वही GB और कश्मीर वाले कहेंगे कि हम इंडिया के साथ खुद बात करना चाहते हैं, बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि हम ईरान के साथ खुद बात कर लेना चाहिए। ये फेडरल सब्जेक्ट है, इसमें आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, एक अच्छी माहौल में अपनी राय दे सकते हैं कि हमारे ख्याल में इसके ये फायदे और ये नुकसान इस तरह होने चाहिए, मगर कोई पॉलिसी या मुज़ाकरात ये चीजें आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। या अभी जो कुछ हो रहा है अफगान बॉर्डर पर आप सबके सामने है, तो क्या KP गवर्नमेंट की ये सलाहियत है कि उसको रुकवा दे या आने से और या पर कब्जा करने के लिए अगर 1 महीने के लिए छोड़ दिए जाए तो क्या बनेगा। तो उसको इस तरह बातें, जब आप इतनी अहम मनसब पर हो, वैसे तकरीरें तो आसान काम है, आप गली कूचे में तकरीर करते हैं, वर्करों को करते हैं, उनको उकसाते, वो एक और चीज है, मगर जब आप पर इस तरह जिम्मेदारी आ जाए कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए तो फिर जिम्मेदारी से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अमीर मुकाम साहब, ऑपोजिशन के दावों का क्या हुआ? आपकी जमात से इख्तियार वली साहब कह रहे थे कि हमसे तो PTI के ये आज़ाद अरकान राब्ते कर रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि बिल्कुल इंटैक्ट रही PTI, ना वफादारियाँ तब्दील हुई बल्कि ज़्यादा मजबूत होकर हमें यकजा होकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के आज़ाद अरकान नजर आए अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ। ये मतलब नहीं है, ये तो बिल्कुल एक ओपन वोट होता है, शो ऑफ हैंड के जरिए, और लॉबीज में जाना होता है। इसी में जाना बात की बात है कि हम उसमें तोड़ सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे, वो तो और बात है, मगर हमारी ये बात कि एक जॉइंट अपोजिशन, जिस तरह हमने पहले भी किरदार अदा किया है, अब भी हम एक जॉइंट अपोजिशन का अपना रोल चले। मुश्तरका उम्मीदवार तो नहीं हम का अपोजिशन की तरफ से, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक मुलाकात हुई है, एहसन इकबाल साहब थे, आप उसमें शरीक थे, क्या तय हुआ है? क्या कोई मुश्तरका लाहे अमल क्या मुमकिन तौर पे होगा आइंदा? हमारी ये बात जरूर हुई कि हम KPK में एक जॉइंट अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। ये बात हमारी हुई और इंशाल्लाह ताला इस पर कायम दायम रहेंगे। हमारी जो कोई अपोजिशन है तो इसका एक इआदा कर दिया गया है KPK में हम एक जॉइंट अपोजिशन का रोल जारी रखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, हमारे साथ सूबाई अपोजिशन के हवाले से भी सवालात रहे और इसके अलावा जो दावे किए गए थे उनके बरक्स आज हमें सूरत हाल नज़र आई, इस पे हमने उनसे बात की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने ये जो इंतखाब किया है सुहेल आफरीदी साहब का, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और जो PTI अब खुलकर रियासती पॉलिसी के मुखालिफ एक बयानिया अपना रही है उसके क्या मुमकिन नताइज हो सकते हैं। बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुहेल आफरीदी का इंतखाब तो हो गया है, लेकिन क्या वो हलफ उठा पाएंगे या कानूनी रुकावटें उनके रास्ते में रहेंगी? इसके अलावा रियासती पॉलिसी से इनराफ करना, उसकी मुखालफत करना, इसके क्या आगे नताइज हो सकते हैं PTI के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त के लिए। आज जिस अंदाज में गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के अराउंड एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई, फिर जिस तरीके से ये इंतखाब हुआ है, आपकी नज़र में कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त है या यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है कि ये रिवर्स हो जाए फैसला? देखिए, ये तो खैर बिल्कुल ही एक मजाक है। पाकिस्तान में असल में आइन को बिल्कुल एक मजाक बना दिया गया है। आज मैं देख रहा था कि फैसल करीम कुंडी साहब ने जिस गैर संजीदा तरीके से इस मामले को लिया है, दैट शोज हिज कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने ये मजाक किया कि दोनों सिग्नेचर्स को मैं देखूंगा वो आए हैं। देखिए, आर्टिकल 131 सब आर्टिकल 8 बिल्कुल वाजे है। जब एक दफ़ा आपके पास इस्तीफ़ा पहुंच गया, उसकी मंजूरी इररिलेवेंट है और उसको जो है दैट डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। और उसकी जो आज फिर स्पीकर ने भी रूलिंग दे दी है, इलेक्शन हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि कल हाई कोर्ट बिल्कुल ही मतलब अगर वैसे तो पाकिस्तान के अंदर आइन वगैरह को इतना बड़ा इशू रह नहीं गया, लेकिन बहरहाल इसको हलफ को रोका नहीं जा सकेगा। और सुहेल आफरीदी बाय ऑल मीन्स अब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के। 92 लोगों ने देखिए 90 लोगों ने उनको वोट दिया है। स्पीकर साहब खुद वोट नहीं दे सकते थे। इतनी भारी अक्सरियत अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की उनके साथ है तो आप कैसे रोक सकते हैं? यानी कुछ तो थोड़ा बहुत तो ख्याल हमें करना चाहिए अपने रवैयों पे। अब इटसेल्फ फवाद साहब, सुहेल आफरीदी साहब को नामजद करना जिसके पीछे एक माइंडसेट है और वो PTI ने उनका इंतखाब करते हुए ये बात बता दी थी और उन्होंने अपनी तकरीर में भी वही बातें दोहराई हैं कि हम रियासती पॉलिसी के मुखालिफ हैं। और ये जब उनको सलमान राजा साहब ने बताया कि इनका इंतखाब इसलिए किया गया कि ये तासुर जा रहा था कि गंडापुर साहब अलाइंड हैं विफाक की पॉलिसी के साथ, तो इस मकसद के तहत इनको लेकर आना, इसके आपकी नज़र में एक ऐसा फैसला था इमरान खान का? ये उनको फ़ायदा देगा PTI को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुल्क भर के अंदर एक पोजीशन को बहाल करने? जो हमने देखा एहतजाज की कॉल दी, सख्तियाँ भी थीं, लेकिन उस तरीके से वो नताइज नहीं निकल सके। PTI ने एक वकला की टीम बनाई थी इलेक्शन से पहले, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका कानूनी तौर पर। ये जो तीसरा कार्ड है, ये फ़ायदा देगा को PTI को? देखिए, अब सर पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो लगाया गया था या सुहेल आफरीदी साहब को जो लगाया गया है, मकसद तो यही है ना कि वो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, जो लोग जेलों में हैं, को रिलीफ दिलवा सकें। अब जो हमारे साबिक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी ना एंगेजमेंट की पॉलिसी कामयाब हो रही थी और ना ही वो कोई चैलेंज दे पाए। लिहाजा वर्कर्स में, इमरान खान के एक्सपेक्टेशंस में और हर महाज पे वो नाकाम हुए थे, लिहाजा उन्होंने तब्दील होना ही था। अब सुहेल जब आए हैं तो इनके ज़िम्मे भी बुनियादी काम यही है कि आप रिलीफ दिलवा सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स, ये देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे और उनसे उम्मीद ये है कि वो एंगेजमेंट के बजाय चैलेंज खड़ा करेंगे। अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे हमें नहीं पता। दूसरी जो सिचुएशन है, जब अगर आप पॉलिसी की, रियासती पॉलिसी की आपने 2-3 बार बात की है, देखिए वो PTI का नहीं। अगर आप PTI को एक दफ़ा इस इक्वेशन से माइनस कर दें तो क्या JUI ऑपरेशन की हमायती है, क्या PTM ऑपरेशन की हमायती है, क्या ANP ऑपरेशन की हमायती है? पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने अपने हल्के का जो सेंटिमेंट है उसके मुताबिक ही अपनी पॉलिसी रखनी होती है और जो अवाम का सेंटिमेंट है वो वफाकी हुकूमत के सेंटिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये एक अलहदा बात है कि देखें, जब सानिया हुआ था ये इसका स्कूल वाला हमारा, तो उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल का APS का, तो जनरल राहील शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारे जो मुतहारब सियासी गिरोह थे उनको इकट्ठा किया और एक
نیشنل ایکشن پلان بنایا. اب یہ موجودہ جو حکومت ہے وہ نہ تو لوگوں کو ساتھ کو انگیجمنٹ کو تیار ہے، نہ ہی ان پالیسیز کے اوپر کوئی زیادہ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ ہی وہ یہ پتہ کرنے کو تیار ہے کہ آخر معاملہ ہے کیا. یہ سیٹلمنٹ کا ایشو ہے، یہ ایک مذہبی لڑائی ہے، یا یہ ایک ایکسپینشن کی لڑائی ہے. اب جب تک یہی طے نہ ہو کیسے آپ جو ہے وہ آپریشن، جب میں ایز اے پولیٹیشین تو دیکھو اپنے ووٹر کے قریب کھڑا ہوں گا نا، اور ووٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کریں. لیکن فواز صاحب، پی ٹی آئی نے مخالفت کن بیسس کے اوپر کرنی ہے؟ ان کو بھی تو یہ طے کرنا ہے. بہت براڈر بات کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے یہی تو کہا کہ یہ تو افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا نہیں، یہ وفاق کا ڈومین ہے، وزارت خارجہ کا ہے. تو یہ جو سہیل آفریدی ہیں وہ ایسا کیا کر لیں گے جو گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے؟ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح کوآپریٹ تو کرنا پڑے گا وفاق کے ساتھ، اور پھر ان پہ بھی یہی الزام لگے گا کہ یہ اعلی کار ہو گئے ہیں حکومت کے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا وہ کیا کریں گے، لیکن دیکھیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اگلی اسٹریٹجی کیا بنائیں گے. ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ توقع ان سے یہ ہے کہ وہ ایک چیلنج کھڑا کریں گے وفاقی حکومت کے لیے. جیسے 26 نومبر کو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک چیلنج کھڑا کیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا. ہر کامیابی جو ہے اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں، ہر ناکامی جو ہے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. 26 نومبر کو جو انہوں نے چیلنج کھڑا کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہو پایا، اور علی امین گنڈا پور کو اس کی قیمت دینی پڑی ہے. اب یہ سہیل آفریدی آئیں گے اگر، تو دیکھیے نا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وفاق انگیج ہی کر لے، ٹیمپریچر نیچے لے کے. تو دیکھیں حکمرانوں نے آنا ہے نا، پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے تو نیچے نہیں لے کے آنا. وہ اپنا ٹیمپریچر کیسے نیچے لائیں گے جب لوگوں کو روز سزائیں دی جا رہی ہیں، جعلی مقدموں میں پکڑا جا رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے سوچنا ہے کہ، لیکن بہرحال ابھی کوئی ایسی سوچ ہے نہیں ہے. اور حکمرانوں کی میں یہی ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہے، عوام کو ہم نے ٹھیک 2 سال جو ہے وہ رگڑا دے لیا ہے، اور 2 سال ہم ایسے چلا لیں گے. تو کوئی ایسا سوچ ہے نہیں، بٹ لیٹس سی. ریاستی پالیسی کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اب ایک سٹیٹڈ بالکل ایسی پالیسی نظر آتی ہے جس کے اوپر کوئی ان کی طرف سے تو کوئی ابہام کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ کوئی آلٹرنیٹیو دیں سیکیورٹی آپریشن نہ کرنے کا. پی ٹی آئی وہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور قبائل میں جو ان کے سپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. یہ تو خیر بالکل ہی درست بات نہیں ہے نا. عمران خان تو آلٹرنیٹو بار بار دے چکے ہیں، اس کے اوپر آپ ایگری نہیں کر رہے. عمران خان تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان میں اور اس وقت جو وفاقی حکومت کی سوچ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عمران خان کلیئر ہیں کہ یہ سیٹلمنٹ کی لڑائی ہے. وفاقی حکومت جو ہے وہ اسے مذہبی لڑائی سمجھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اور یہ جو ٹی ٹی پی کے ٹرائبز ہیں ان کو، اور جو پاکستان کے ٹرائبز ہیں ان کو بیٹھ کر آپس میں کوئی فارمولا بنانا پڑے گا سیٹلمنٹ کا. وفاقی حکومت سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ بڑے بنیادی ڈفرینسز ہیں جس کے اوپر جب تک آپ عمران خان سے براہ راست بات چیت نہیں کرتے، اپنا موقف ان تک نہیں پہنچاتے، ان کا موقف خود براہ راست. عمران خان آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، فیکٹ اس کہ پاکستان میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو اب ان کے بغیر کیسے کوئی پالیسی بنا پائیں گے؟ اور پھر چلیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر آپ کو بالکل ہی نہیں پسند اور آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جے یو آئی کو اس پالیسی پہ راضی کریں، پھر اے این پی کو راضی کریں، پی ٹی ایم کو کسی کو تو راضی کریں نا. عمران خان صاحب تو فواز صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور ایسے وقت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت افغان طالبان بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بارڈر وائلیشنز ہوئی، جیسا ان کو جواب ملا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. آپ عمران خان کی اس اپروچ کہ افغان حکومت سے کے پی کی حکومت ان کی جو ہے وہ انگیج کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ کر نہیں سکے گی جب تک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت آن بورڈ نہیں ہوں گے، ایک پالیسی کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ کے پی کی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کامیاب ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ٹرائبز جو ہیں ان میں یہ دورانی ٹرائبز جو ہیں یہ کئی 100 سالوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کی بڑی ڈیپ روٹڈ اینیمیٹیز ہیں، بڑے ڈیپ روٹڈ پرابلمز ہیں. یہ کوئی صرف لڑائی سے بھی حل نہیں ہونے اور صرف گفتگو سے بھی حل نہیں ہونے. تو اس کے لیے ایک بڑی پیچیدہ حکمت عملی چاہیے. ہم لوگ اپنی حکومت کے جو آخری دور تھا جب طالبان آئی تھی، ہم لوگوں نے کئی پرپوزلز جو ہیں اس سلسلے میں ڈسکس کی تھیں.
मुझे नहीं पता कि वो दोबारा उनके ऊपर क्यों गौर होज नहीं हो रहा, या हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो आपको पता है हर चीज़ बड़ी एक सीक्रेट लेयर में रखी जाती है, बताया नहीं जाता। उसका कोई निकात आप बता दें कि क्या प्रपोजल थे जो अलाइन होते हैं खान साहब की आज की जो पोजीशन है उससे? देखिए कई प्रपोजल्स हैं ना। पहली बात तो जैसा मैंने ये कहा कि वहाँ पे ये प्रपोजल थी कि आप टीटीपी के लोग आएँ और उनको सेटल किया जाए, जिससे खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई एग्री नहीं कर रही थी। फिर दूसरी स्टेप प्रपोजल ये थी कि ये लोग आएँ और ये उन इलाकों में उनको आबाद ना किया जाए, कहीं और पे आबाद किया जाए। इस प्रपोजल के ऊपर जो टीटीपी के लोग हैं वो एग्री नहीं थे। तीसरी प्रपोजल ये थी कि इन लोगों को अफगानिस्तान में ही सेटल कर दिया जाए, और उसके बदले में वो अफ़गानी जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जो अफ़गानिस्तान गए ही नहीं हैं, उनको हम नेशनलिटी दे दें। और इस तरह से ये मामला जो है वो सेटल किया जाए। सो कई प्रपोजल्स थी इस तरह की जिनके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी ज़रा कोई हतमी बात हुई नहीं। अब ये जो मौक़िफ़ है जो हालात वाक़यात तब्दील हुए और फिर इस वक्त की मौजूदा जो खा वो वफाकी हुकूमत हो या फ़ौज हो, उनका बड़ा सख्त और वन पॉइंट एजेंडा ही है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। उनके यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई सिंपति नहीं है, ह्यूमन एंगल नहीं देखा जा रहा दहशत गर्दों के हवाले से कि उनको रिहैबिलिटेट करना है और उनकी आगे ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। सो ये जो मौक़िफ़ है PTI का, इसको दोहराना, ये तमाम फ़ैसला साजी जो की गई नए CM को लाकर, आपकी नज़र में मुश्किलात बढ़ाएगी, मज़ीद आमने सामने लेकर आएगी रियासती इदारों और PTI को, या वो कुछ प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके बाद मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, सिलसिले में बातचीत भी हो सकती है? देखिए अब सब बात यह है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है या मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, उनमें होता यह है कि आप जो पोजीशन है उसके स्टेक्स बनाते हैं सिस्टम में, ताकि वो बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ ना जाए और उनको भी केयर हो कि हमने सिस्टम के साथ चलना है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने इमरान खान जेल में है, पार्टी जेल में है, कोई बंदा बचा नहीं है, सो आपने स्टेक्स ही सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो जब स्टेक्स नहीं हैं तो वो जो है वो किस बात की परवाह करेंगे इसमें सिस्टम में रहने के लिए? ऑब्वियसली दे विल गो ऑल द वे। और यही अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। और अनफॉर्चुनेटली अगर देखें ना, मैं हुकूमत में हूँ तो मेरी तो ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान नॉर्मल लगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, चीज़ें हो रही हों, मैं गवर्नमेंट कर रहा हूँ। मैं ही अगर रोज़ाना पाकिस्तान में कुछ ऐसे करूँ कि टेम्परेचर ऊपर हो जाए, लगे कि हर चीज़ ही अब नॉर्मल है, ट्रैफिक नहीं है, शहर बंद है, चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे आप बताएं मैं कितनी की अक्लमंदी की ये बात है। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसी गवर्नमेंट कभी नहीं देखी कि जो खुद ही रोज़ाना ऐसी कुछ ना कुछ करे कि जिससे टेम्परेचर ऊपर हो जाए। एक ऐसा क्या इक़दाम है जो आप समझते हैं कि ख़ुद टेम्परेचर जिसके ज़रिए बढ़ाया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं? और सेकेंडली, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी एक मौके पर हुकूमत ने PTI पे पाबंदी लगाने की बात की थी, लेकिन बाद में खामोशी छा गई इस हवाले से, ऐसा लग रहा था अल्फाज वापस ले लिए। अब इस बात को जवाज़ बनाकर मामलात इस तरफ जा सकते हैं कि PTI दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। इस किस्म की इनडायरेक्टली बात तो की गई कि सियासत की जा रही है, दहशत गर्दी की सपोर्ट की जा रही है और कोई नेक्सस मौजूद है सियासतदानों का और दहशत गर्दों का और स्मगलर्स का। लेकिन अब सब PTI भी तो पाबंदी लगा दी गई है। जब आपने उनका नॉमिनेशन, जब आपने उनका इंतखाबी निशान ले लिया, जब उनकी नाम पे जीते हुए MPs MNs को आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जब जो चेयरमैन है उनको इजाज़त नहीं है कि वो पार्टी के चेयरमैन का ओहदा संभाल सकें, इलेक्शन कमीशन जो है वो रोज़ाना उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई स्टेक इस सिस्टम में अपोजिशन के लिए छोड़ा ही नहीं गया कि जिसकी वो केयर करे कि हमें सिस्टम से बाहर हमें नहीं होना और इसका सिस्टम का हमें भी फ़ायदा हो रहा है। जब सिस्टम में अपोजिशन को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, ग्रुप को जो है कोई स्टेक ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो तो रोज़ाना ज़ाहिर है वो बात तलखियाँ तो बढ़ेंगी। फिर आपने देखा कि अभी जिस तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरीके से एक इलेक्टेड, एक 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ जिस किस्म का बहिमाना रवैया अख्तियार किया, उससे क्या है, तलखियाँ ही बढ़ेंगी ना। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये जो सोहेल आफरीदी साहब हैं, एक सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं, ख़ुद कबाइल से इनका ताल्लुक़ है, इनकी माजी की कुछ तकारीर भी अब गर्दिश कर रही हैं जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त बयानात दिए हुए हैं, लेकिन अब एक अहम मनसब के ऊपर फायज़ होंगे। अगर हलफ उठा लेते हैं और मामलात आगे बढ़ते हैं तो आपके ख्याल में उनको किसी न किसी हद तक कॉपरेशन रखनी पड़ेगी वफाक के साथ, या फिर नथिंग टू लूज़ टाइप सिचुएशन है जिस अंदाज़ में आप बात कर रहे थे PTI के लिए, तो वो अपने इसी तरह के मौक़िफ़ को दोहराते रहेंगे? PTI के लिए क्या बेहतर होगा?
अगर तो थोड़ी बहुत भी मेरे ख्याल में खैबर वफाकी हुकूमत ने उनके साथ ताउन करने किया और थोड़ा बहुत भी उनको जगह मिली, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने अहमक हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो समझें कि वो जंग में उतर गए हैं या उन्होंने कोई मिसाइल ही जो है वो मार देने हैं। ऐसा नहीं है, वो अक्लमंद आदमी है। एक पूरी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यहाँ तक उनकी एक तवील पॉलिटिक्स है। फिर उनको एक और फ़ायदा ये अभी आप देखिए ना कि अभी बड़े तवील अरसे के बाद पीटीआई की तरफ से कोई रियल पॉलिटिक्स हुई है। जिस तरीके से वो सारी सियासी जमातों को अप्रोच किया, उन्होंने वोट मांगा, पीपल्स पार्टी से मिले, पीएमएलएन से मिले, जेयूआई से मिले। मेरे ख्याल में तो उनको उनकी जो एडवाइस है पॉलिटिकल वो मैच्योर होगी अली अमीन के मुकाबले में, क्योंकि अली अमीन जो थे वो तमाम जो धड़े हैं केपी में सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं उनको कोई इतना खातिर में नहीं लाते थे। लेकिन सोहेल आफरीदी चूँकि जूनियर है, इसलिए जो पॉलिटिशियंस की एडवाइस है, चाहे वो असद कैसर हों, चाहे जुनैद अकबर हों, चाहे आतिफ खान हों, चाहे खुद अली अमीन हों, इनकी बातें वो सुनेंगे और मेरे ख्याल के अंदर वो ताउन भी करेंगे। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस इल्यूजन से बाहर निकले कि पता नहीं क्या हो गया है। आई थिंक थिंग्स कैन बी सेटल्ड। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी समझते हैं कि नए सीएम को लाकर पिछले दिनों जो सियासत की है पीटीआई ने, बहुत अरसे के बाद उन्होंने असल सियासत की है। देखते हैं नाजरीन अब आइंदा क्या होता है, क्या हलफ उठा पाते हैं सोहेल आफरीदी या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।